हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी एकेडमी चेकमेट एकेडमी में। दोस्तों, इससे पहले वाले पार्ट में हमने बात की थी अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के बारे में, और आज इस पार्ट में हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के लगान व्यवस्था के बारे में। तो बिना समय गवाए आइए शुरुआत करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की लगान व्यवस्था। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और एक निरंकुश शासन की स्थापना करना था। साथ ही साम्राज्य के विस्तार की लालसा की पूर्ति और इसी के साथ मंगोलों से आक्रमण से बचाव यानी कि सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी को एक बड़ी सेना की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी। तो अलाउद्दीन खिलजी को एक बड़ी सेना की लालन पालन के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज़रूरी होगा कि आय में वृद्धि की जाए, और इन सब के लिए यह ज़रूरी था कि राज्य की आय में भी बढ़ोतरी की जाए। साथ ही हिंदुओं के समय समय पर हो रहे विद्रोह को दबाना भी इसका एक मुख्य कारण रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने उन सभी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया जिन व्यवस्था का लाभ इक़्तिदार यानी कि मध्य वर्ग के लोग उठाया करते थे। इक़्तिदार वह लोग हुआ करते थे जिन्हें पुराने सुल्तानों से कुछ विशेष अधिकार और इनाम व पेंशन जैसे रियायतें दी जाती थी और लाभ दिए जाते थे। ये लोग इन लाभों को उठाते तो थे, लेकिन राज्य के किसी भी प्रकार से किसी भी काम नहीं आ रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन सारी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया, पुरानी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया और एक नवीन और एक नई व्यवस्था को स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने लगान व्यवस्था को 3 चरणों के अंदर ही पूरा किया। अलाउद्दीन ने सबसे पहले चरण में सभी इक़्तिदारों और जो मध्य वर्ग के लोग थे जिन्हें सुल्तानों द्वारा पेंशन व इनाम जैसे लाभ दिए जाते थे, उन सभी की एक सूची बनाई और उन सूची में उन लोगों के नामों को रखा जो लोग किसी भी प्रकार से अब राज्य के काम नहीं आ रहे थे। सुल्तान ने उन सभी लोगों से उनकी संपत्ति, विशेष अधिकार और भूमि छीन ली। इसके बाद दूसरे चरण में अलाउद्दीन खिलजी ने छीनी हुई भूमि को उन सभी लोगों में बांटना शुरू किया जो योग्यशाली थे और जो लोग किसी प्रकार से राज्य के काम आ रहे थे। यानी कि सीधी सीधी बात अगर हम करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि का पुनर्वितरण किया, और पुनर्वितरण का आधार यह रहा कि कौन व्यक्ति राज्य के कितना काम आ रहा है, और इसी के आधार पर भूमि का वितरण किया गया। योग्य व्यक्ति को ही भूमि मिली और इस बात का साफ साफ ब्यौरा रखा गया कि कौन से व्यक्ति के पास कौन सी जगह और कितनी भूमि दी गई है। दूसरे चरण में अलाउद्दीन खिलजी ने उन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई की, मुकदमे चलाए जो लोग पैतृक आधार पर लगान वसूला करते थे। अलाउद्दीन खिलजी को उन लोगों से यह शिकायत थी कि जो अधिकारी हुआ करते थे, जो लगान वसूल किया करते थे, वे लोग किसानों से खरीज, जजिया और घरी जैसे कर लिया तो करते थे, लेकिन राज्य तक वह कर नहीं पहुंचाया करते थे। वे इन करों से खुद की अपनी जेब भरा करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई की, मुकदमे चलाए और इन सभी लोगों से उनके विशेष अधिकार, लगान वसूल करने के अधिकार और इसी के साथ साथ उनकी संपत्तियों को भी छीन लिया। और साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने उन सभी लोगों की भूमि पर भी कर लगाना शुरू कर दिया जो लोग अभी तक विशेष अधिकारों के तहत कर नहीं दिया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने नई लगान व्यवस्था के अंदर एक ऐसा नियम बनाया जिसके द्वारा पूरी फसल का, यानी कि जितनी भी फसल तैयार होगी, तैयार होने के बाद उस फसल का आधा भाग लगान के रूप में राज्य के पास चला जाएगा। यानी कि जितनी भी फसल पैदा होगी उस फसल में से आधी फसल लगान के रूप में राज्य के हित में चला जाएगा। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की लगान व्यवस्था पूरे राज्य में एक समान रूप से लागू नहीं हो पाई थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से पदाधिकारियों द्वारा कर वसूलने वाली यह व्यवस्था केवल दिल्ली और दिल्ली के सामवर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित रह पाई थी। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि पदाधिकारियों द्वारा जो कर नियुक्त किया जाता था
ये जो व्यवस्था थी, लगान व्यवस्था, वो केवल दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक ही लागू हो पाई थी। इसके बाद पूरे राज्य में समान रूप से इस लगान व्यवस्था को लागू करवाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक पृथक विभाग की भी नियुक्ति की। उस विभाग का नाम दीवान-ए-मूसत खराज रखा गया। दीवान-ए-मूसत खराज का कार्य यह था कि वह किसानों से कर इकट्ठा करे और सही सलामत राज्य के पास यानी कि सुल्तान के पास तक पहुंचा दिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने कर वसूलने के लिए हजारों की संख्या में पदाधिकारियों की नियुक्ति की और उन सभी पदाधिकारियों के वेतन में इजाफा भी किया, वृद्धि भी की। इन सभी लोगों के वेतन में वृद्धि करने का कारण सिर्फ एक ही था और वह यह था कि किसी भी प्रकार से राज्य के लगान और करों में बेईमानी ना हो पाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर राज्य की आय में और लगान या फिर कर में किसी प्रकार की बेईमानी का संदेह अलाउद्दीन खिलजी को हो जाता था तो अलाउद्दीन खिलजी उस पदाधिकारी को कठोर दंड दिया करते थे, उसकी जो पद थे वो छीन लिया करते थे और उसके खिलाफ काफ़ी कठोर नीतियां लागू करवा दी जाती थी। वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार काफ़ी कम रहा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर पाए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की इस लगान व्यवस्था से राज्य के अंदर कई सुधार जरूर हुए। जैसे अलाउद्दीन खिलजी की लगान व्यवस्था से ही अब भूमि जो थी वो उन व्यक्तियों के पास जाने लगी जो सच में उसके योग्य थे और जो सच में राज्य के काम आ रहे थे। अब सूबेदारों का जो प्रभाव था वो काफ़ी ज़्यादा कम होता गया, प्रभाव कम हो गया, समाप्त भी हो गया। और इसके बाद जो अगला सुधार हुआ वह यह हुआ कि राज्य की जो भूमि थी, जिसे खालसा भूमि कहा जाता था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। तो दोस्तों यह थी अलाउद्दीन खिलजी की लगान व्यवस्था। आपको यह पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और हमारे पिछले पार्ट्स को ज़रूर एक बार देख लें ताकि आपको आगे के पार्ट अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाए। हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था के साथ, जिसमें हम अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। आप घर पर रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।